बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सिचुएशन जो इस वक्त अनफोल्ड हो रही है मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में। इजराइल किस बात पर सबसे ज़्यादा परेशान है? हमास ने आखिर इतना सक्सेसफुल हमला किस तरीके से किया? हफ्ते की सुबह आप सबके इल्म में है कि इस ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा का आगाज़ हुआ और हमास ने ज़मीनी, फ़िज़ाई और पानी के ज़रिए समंदर के रास्ते जो है वो हमला किया। और जिस सक्सेसफुल तरीके से, कामयाबी से इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, शबाक और इजराइल के शहरी शशदर थे कि एक छोटे से इलाके 12 किलोमीटर चौड़े और 42 किलोमीटर तवील एरिया में ऑपरेट करने वाली, काम करने वाली तंजीम हमास, उसने इतना सक्सेसफुल अटैक किस तरीके से कैरी आउट किया। अब जो इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं, BBC की एक रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूँगा, वो बड़ी होशरुबा हैं और इसका माजी का हवाला बहुत अहम है ये समझने के लिए कि इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी क्या है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी है वो कैदी जिनको यरगमाल बना के इजराइल से अल-कस्साम ब्रिगेड, हमास और इस्लामिक जिहाद की जो नामी तंजीम है फ़लस्तीन में ऑपरेट करती हैं, ये अपने साथ ले गए हैं। और इन यरगमाल बनाए जाने वाले इन कैदियों की लोकेशन इस वक्त अननोन है। इजराइल को इल्म नहीं है कि उनको कहाँ ले जाया गया है। और अभी तक जो फिगर्स शेयर किए गए हैं उसके मुताबिक इस्लामिक जिहाद जो है उसने दावा किया है कि उनके पास 30 इजरायली शहरी मौजूद हैं, जिसमें उनके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं। जबकि हमास के एक सीनियर ऑफिशियल अबू मूसा मरजूक के मुताबिक तकरीबन 100 ऐसे इजरायली शहरी हैं और उसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। उनको यरगमाल बनाया गया है हमास की तरफ से। अब इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझें और जो इस वक्त मूवमेंट हो रही है, तो 1979 में एक समीर कंतार नामी नौजवान था, 16-17 साल उसकी उम्र थी और वो फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट के लिए काम कर रहा था। वो पानी के रास्ते इजराइल में दाखिल हुआ अपने 3 मज़ीद साथियों के साथ और वहाँ पर एक फ़ैमिली को यरगमाल बनाया गया ताकि उसके ज़रिए जो फ़लस्तीनी कैदी हैं, प्रिजनर एक्सचेंज जो है वो किया जा सके। लेकिन वहाँ पर इजरायली फोर्सेस ने हमला किया और जो उनके साथ मौजूद थे, समीर कंतार के साथ लोग मौजूद थे, उनमें से कुछ मारे गए और समीर कंतार को ज़िंदा पकड़ लिया गया। और इस तमाम प्रोसेस के दौरान जिस शख्स को और उसकी बेटी को यरगमाल बनाया गया था वो मारे गए। अब इसका इल्ज़ाम लगा समीर कंतार पर और उसको सज़ा सुना दी गई और समीर कंतार को बाजियाब करवाने के लिए फिर बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशंस लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया। फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट जो है उसने 1985 में सिकंदरिया से जाने वाले एक जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की, बहरी जहाज़ को, और उस पर एक अमेरिकन जूइश नेशनल जो है वो हलाक हो गया था। लेकिन ये अटैम्प्ट किडनैपिंग की या हाईजैकिंग की ये भी कामयाब नहीं हुई। उसके बाद बारहा ये कोशिश की गई लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। और उसके बाद 2006 में हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और एक उसके नतीजे में 34 दिन की जंग जारी रही और 2 इजरायली सोल्जर्स की, 2 इजरायली फ़ौजियों की डेड बॉडीज़ यानी कि उनके जनाजे, उनके लाशें हिज़्बुल्लाह के हाथ में आ गए। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो 130 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ये ज़िंदा लोग हैं, चलते फिरते लोग हैं और इसमें पता ये चल रहा है कि ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। लेकिन सबसे मेन बात ये कि उनके सीनियर डिफेंस ऑफिशल्स जो उनके फ़ौजी हैं, एक मेजर जनरल रैंक के अफसर बताए जा रहे हैं, वो भी अब हमास की कैद में मौजूद हैं। और जिस वक्त ये 2 सोल्जर्स के जनाजे जो हैं ये हिज़्बुल्लाह के पास मौजूद थे, उसके बाद 2 साल तक नेगोशिएशंस की गई। इजराइल जो है उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया था कि उसने किसी भी तरह अपने मारे जाने वाले फ़ौजियों के लाशें, उनकी जो बाकियात हैं वो वापस लेनी है। और 2 साल की इस नेगोशिएशंस में जर्मनी इन्वॉल्व हुआ, इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है उसकी टीम इन्वॉल्व हुई, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उस वक्त बान की मून थे, वो इन्वॉल्व हुए। और इन तमाम एफ़र्ट्स के नतीजे में एक जो है वो आप समझें कि एग्रीमेंट हुआ इजराइल के दरमियान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान, जिसके तहत प्रिजनर एक्सचेंज हुआ। और ये जो समीर कंतार था जो 16 साला नौजवान पकड़ा गया था, इसको आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने सालों के बाद 2008 में जर्मनी के एक
एयरपोर्ट के ऊपर हवाले किया गया। हिज़्बुल्लाह जो है उसके पास ये वापस आया और फिर जिस किस्म का इसका वेलकम हुआ, और दूसरी तरफ से जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है उसको डेड बॉडीज़ हवाले की हिज़्बुल्लाह ने, एक साथ ये सारा अमल एक्सचेंज जो है वो हुआ। और फिर समीर कंतार जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो हिज़्बुल्लाह के रैंक्स में बड़ी जल्दी उसने तरक्की की, और उसका जिस किस्म का हीरोइक वेलकम किया गया लबनान में प्रेसिडेंट के लेवल के ऊपर, और फिर महमूद अहमदी नैयाद जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको तमगा दिया, उनको बहुत से अवार्ड्स दिए गए, और फिर वो जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सीरिया चले गए और बशार अल असद के साथ, और ये जो गोलान हाइट्स हैं यहाँ पर भी उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाने में मदद की जहाँ से हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर किए जाते हैं। तो जब आप इस एपिसोड को समझते हैं कि दो अपने सोल्जर्स के जनाज़ों के लिए, उनकी बाकियात के लिए इजराइल इतना बड़ा प्रिजनर एक्सचेंज या स्वाप कर सकता है, क्योंकि वो समीर कंतार को इजराइल की हिस्ट्री में एक सबसे बदतरीन टेररिस्ट अटैक का ज़िम्मेदार समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक था, जबकि दुरुस्त बात अगर की जाए तो ये कि तकरीबन 6 दिहाइयों से जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को मारा गया है, 1,15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे गए हैं, और जिस तरीके से उनके इलाके, उनकी ज़मीनें, उनके घर उनसे बेदखल करके वहाँ पर यहूदी और सहूनियों की आबादकारी की गई है, आबादियाती तनासुब तब्दील किया गया है, वो सबके इल्म में है। बट हम इस वक्त जो है वो उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब इस सारे मामले में जो सवाल पैदा हुआ कि आखिर हमास ने ये ऑपरेशन कैसे कैरी आउट किया, और जो इजराइल के शहरी बाशिंदे और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं उनको आखिर कहाँ लेकर जाया गया है, ज़मीन निगल गई या उनको आसमान खा गया। तो इसमें बात यह है कि जो ज़मीन है वो वाकई निगल गई, और जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि जो गज़ा है, गज़ा के नीचे एक तवील जाल है सुरंगों का, और जो बंकर्स बनाए गए हैं वो ज़मीन से 20-20 मीटर नीचे बनाए गए हैं। उनको मोशन सेंसर्स जो हैं उनके ज़रिए भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली किस किस लोकेशन पर मौजूद हैं ये बंकर्स। ये सुरंगें आपस में कनेक्टेड हैं, टनल्स का एक जाल है, और उनके फिर बहुत सारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो आप समझें कि अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करे और उसको नहीं पता कि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, तो वो उसको बआसानी वहाँ पर मारा जा सकता है। अब ये जो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल है, टनल्स हैं, इनके ज़रिए ये हमास ऑपरेट करती है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो 12 किलोमीटर का बॉर्डर इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ मिलता है, गज़ा की पट्टी वहाँ जाकर जुड़ती है, वहाँ पर भी सरहद पार से स्मगलिंग करने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए, असलहे के लिए कहा यह जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के ज़रिए भी सामान आता है। अब बहुत सारे सवालात जिनकी खोज लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो करंट ऑपरेशन है इसमें क्या जंगजू भी कहीं बाहर से लाए गए इन सुरंगों का इस्तेमाल करके, या समंदर के रास्ते वो आए। हालांकि इसमें बहुत बड़ा जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो फिर इजराइल के पार्ट पर होगा। इजराइल जो कि जिसके सैकड़ों ड्रोन्स हमा वक्त जो है वो बहवे परवाज़ रहते हैं, और उनके जो आए है वो आसमान से वो देख रहे होते हैं कि नीचे गज़ा की पट्टी में क्या मूवमेंट हो रही है। एक एक इंच, एक एक नुक एंड कॉर्नर जो है वो कवर्ड है, लेकिन जिस तरीके से कैमोफ्लाज किया गया है इन सुरंगों की ओपनिंग्स को। अब एक वीडियो जो है वो भी सामने आई है कि किस तरीके से एक सुरंग से जो है वो कुछ लोग जो हैं वो निकलते हैं बाहर, और बाहर आसमान से उस जगह को देखना मुमकिन नहीं है, और वो रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, और जहाँ से रॉकेट्स बरसाए गए तकरीबन 5,000 के करीब इजराइल के ऊपर, वो मकाम जो है वहाँ पर उसकी अब HD क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरीके से वो इलाका जहाँ से मोटर हैंग ग्लाइडर्स जो हैं उन्होंने परवाज़ की इजराइल की तरफ, और वो फेंस को अबूर करते हुए गज़ा की पट्टी के दूसरी जानिब पहुँचे, और वहाँ पर जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया। ये सारा कुछ ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दिया। अब इस सारे मामले में ये बहुत अहम सवाल है कि इजराइल का जाल, जो उसकी इंटेलिजेंस का जाल है, वो पूरे मिडल ईस्ट में फैला हुआ है। अगर ये सब कुछ ईरान के ज़रिए हुआ, इराक़ के ज़रिए हुआ,
شام کے ذریعے ہوا یا لبنان کے ذریعے، تو اسرائیلی ڈیفنس جو آفیشلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ تو غزہ کی پٹی کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی ان کے ایجنٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کام اس قدر سیکریسی سے کیا گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اب اس سارے معاملے میں جو انیشیل رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ حماس نے جو ایک حالیہ رابطہ ہوا ہے قطر کے ساتھ، اس میں انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو اسرائیلی شہری ہیں ان کے ساتھ پرزنر ایکسچینج کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو اسرائیل کی قید میں فلسطینی باشندے موجود ہیں، خاص طور پر خواتین جو وہاں پر موجود ہیں، مختلف جیلوں میں ان کو قید رکھا گیا ہے، بزرگ شہریوں کو قید رکھا گیا ہے، اور ان کے دیگر جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے عوض ان لوگوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور جب تک آخری فلسطینی بھی جو اسرائیل کی قید میں موجود ہے اس کو نہیں چھوڑا جاتا، اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈی ایسکیلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو ڈی ایسکیلیشن جو ہے اس کے حوالے سے ایک تاثر جو ہے وہ اب قائم ہو گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بمبارڈمنٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ غزہ کی پٹی میں مختلف جگہوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ملٹری اینڈ نان ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب اسرائیلی فوجی وہ غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر چکے ہیں، اور ایک طرف ویسٹ بینک میں، پھر دوسری طرف جو ہے وہ جو لبنان اور اسرائیل کا بارڈر بنتا ہے وہاں پر بھی معاملات بڑی حد تک گرم ہوئے ہیں، اسکرمشز جاری ہیں، مارٹر گولے برسائے جا رہے ہیں، بھاری توپ خانے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب حزب اللہ سمیت جو مختلف تنظیمیں ہیں شام میں، اور اس کے علاوہ جو تنظیمیں عراق میں موجود ہیں، انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ وارننگز جاری کی ہیں اسرائیل کے لیے کہ اگر جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ داخل ہوتی ہیں تو پھر بہت سارے فرنٹ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کھل جائیں گے، اور اسرائیل جو ہے اس کو اس وقت ایک اور بڑی مشکل کا سامنا یہ ہے کہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اوور ویلم ہو چکا ہے، جتنے راکٹ برسائے گئے ہیں اس کے حوالے سے، اس کے حساب سے ان کو انف جو میونیشن ہے اس کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے جن راکٹس آنے والے راکٹس ان کو ناکارہ بنانے کے لیے، فضا میں تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ ضرور ان کی پشت پر کھڑا ہے، امریکہ بحری بیڑے، ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنے کی بات کر رہا ہے، بلکہ وہ روانہ ہو چکے ہیں بحیرہ روم کی جانب میڈیٹرینین سی میں، اور وہ ایک کانفلکٹ کے ایسکلیٹ کرنے اور پھیلنے کی صورت میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اتنے چھوٹے سے علاقے پر کام کرنے والا ایک گروپ، ایک ٹرینڈ آرمی جس کو دنیا کی بہترین آرمیز میں جس کا شمار ہوتا ہے، جس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے اس کو دنیا کے بہترین انٹیلیجنس نیٹ ورکس میں جانا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو آپ ہسٹری پڑھتے ہیں ان ٹنلز کی، اسرائیل ان کو ٹیرر ٹنلز بھی کہتا ہے، اس کو ٹیرر سٹی بھی کہتا ہے، جو غزہ کے نیچے آباد ہے، وہاں پر موجود ہے، اور جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو حماس کی اور ان گروپس کی لیڈرشپ ہے وہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ زیر زمین چلی جاتی ہے، اور یہاں پر زیر زمین سے مراد باقاعدہ زیر زمین ہے، ان بنکرز میں ان ٹنلز کا استعمال کرتے ہوئے، اور وہاں پر جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق یہ صرف ایک شارٹ ٹرم سٹے کے لیے نہیں، ان کو اس قدر آرام دہ بنایا گیا ہے کہ اگر طویل عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے یہاں پر قیام کرنا پڑے تو یہاں پر کھانے پینے کی فراوانی ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، اور جو اس کی حفاظت ہے اس کا انتظام جو ہے وہ بھی بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ اور بہترین بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ فورسز ہیں انہوں نے اس تمام معاملے میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اسرائیل اس سارے معاملے میں بے بس ہے، اس کے پاس کوئی ایگزیکٹ توڑ موجود نہیں ہے، اور ایسے ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں جب سرنگیں کھود کے غزہ کی پٹی کی دوسری جانب اسرائیلی علاقوں میں جا کر ان سرنگوں کے ذریعے انٹر ہو کر بھی حملے کیے گئے ہیں، اور کچھ ان کی جو بیسز ہیں ان کو نشانہ زیر زمین ٹنلز کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ اب بی بی سی نے بھی اس کے حوالے سے رپورٹ چھاپی ہے۔ بی بی سی یہ کہتا ہے کہ جو سرنگوں کی جنگ کی ماہر فلسطینی تنظیم عسکری قوت کیسے بنی اور یہ اسلحہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، انہوں نے جو ڈیٹیلز دی ہیں، باقی تو میں آپ کو بتا چکا کہ یہ سرنگوں کا جال اور یہ سب کچھ ہے، حماس اسلحہ کیسے حاصل کرتی ہے، یہ گھوسٹ وار کے بارے میں اور کس قسم کا اکوپمنٹ ان کے پاس موجود ہے، کون سا اسلحہ موجود ہے، اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے
इस रिपोर्ट से रख देता हूँ। जो हमास असलहा कैसे हासिल करती है, इसका जवाब BBC ने लिखा है। वो ये कहते हैं कि इस तनाज़े में एक अहम सवाल है जिसका जवाब हतमी तौर पर किसी के पास नहीं है, ताहम चंद तज्ज़िये इस हवाले से मुमकिन है। हमास की इब्तदा हल्के हथियारों से हुई और बाद में इसने असलहा साजी भी करना शुरू कर दी। माजी में हमास से मुंसलिक असलहा कारखानों पर इजराइल ने वक्तन फ़वक्तन बमबारी की। गज़ा से इजराइल पर पहली बार 2006 में रूसी साख्ता रॉकेट दागा गया, जिसके बाद इजरायली फोर्सेस की जानिब से 2007 में गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर लिया गया और हमास के लिए हथियार हासिल करना आसान नहीं रहा। इसी वजह से हमास ने खुद ही हथियार बनाना शुरू कर दिए। चंद तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ईरान लबनान के ज़रिए हमास की मदद करता है, ताहम इन इल्ज़ामात को अब तक साबित नहीं किया जा सका। और इसी दौरान हमास ने मिज़ाइल भी बनाए जो आगाज़ में तो काफ़ी हल्के थे। चंद फ़लस्तीनी सियासतदानों ने मुतालबा किया कि हमास को इजराइल के रद्द-ए-अमल जो फ़िज़ाई बमबारी और ज़मीनी हमलों की शक्ल में होता है की वजह से मिज़ाइलों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। अब घोस्ट वॉर के बारे में जो ये कहते हैं कि सन 2007 में हमास की जानिब से एक नई तर्ज की जंगी हिकमत अमली सामने आई, जिसे टनल या सुरंग की जंग कहा गया। और फिर चंद ही बरसों में हमास ने सुरंगों का एक पेचीदा और मरबूत निज़ाम बनाया जो गज़ा को मिस्र और दीगर इलाकों तक रसाई फराहम करता है। सन 2014 में इजराइल ने ज़मीनी हमला किया तो हमास ने इस निज़ाम का फ़ायदा उठाया। हमास के जंगजू अचानक नमूदार होते, गोलियां बरसाते और गायब हो जाते। इजराइल ने इस निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। आने वाले चंद बरसों में हमास ने पहले से बेहतर और ताकतवर मिज़ाइल बनाए जो जनूबी इसराइल से आगे तल अवीव और हाइफा तक को निशाना बना सकते थे। अब हमास के मिज़ाइल इसराइल के मरकज़ी एयरपोर्ट्स तक को निशाना बना सकते हैं। इसराइल को अक्सर पूरे शहर बंद करना पड़े हैं और रिहायशियों को पनाह लेनी पड़ती है। इन मिज़ाइलों की वजह से इसराइल को एक मुआशी दबाव का सामना है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसमें जो काउंटर करने वाले मिज़ाइल हैं वो मुसलसल उनको ख़रीदना पड़ते हैं। और हालिया झड़पों के दौरान हमास की जो नई सलाहियत सामने आई है, जब ग्लाइडर्स जो हैं वो हमले में इस्तेमाल किए गए, इसके ऊपर भी इसराइल बुरे तरीके से शिकस्त खा गया। उसके फहमो गुमान में नहीं था कि इस तरीके से इसराइल में हमास के लोग एंटर होंगे। अब जो हमास के मिज़ाइल की रेंज है वो जॉर्डन तक जाती है और तकरीबन लगभग पूरे इसराइल को कवर करती है, कुछ एरियाज़ को छोड़कर जो बॉर्डर करते हैं लबनान को और सीरिया को। इस एरिया को बॉर्डर करने वाले जो इलाके हैं उसके अलावा इसराइल जो है उसका तकरीबन हर एरिया इनके निशाने पर है। इनके जो मिज़ाइल हैं उसमें कस्साम शामिल है जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। उसके अलावा कुद्स मिज़ाइल है, जो कुद्स मिज़ाइल है वो 16 किलोमीटर तक मार करने वाला मिज़ाइल है। जो ग्रेड WS-1E नामी मिज़ाइल है ये 55 किलोमीटर तक मार करता है। M75 मिज़ाइल जो है वो 75 किलोमीटर इसकी रेंज है। फजर मिज़ाइल जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक, R160 जो है वो लगभग 120 किलोमीटर तक और M302 M302 ये 200 किलोमीटर तक मार करने वाला मिज़ाइल है। इस किस्म का असलहा मौजूद होना और वो ज़ेर ज़मीन मौजूद होना इसने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। और अब कहा यही जा रहा है कि जिन इजरायली बाशिंदों को, शहरियों को अगवा किया गया, यरगमाल बनाया गया, कैदी बनाकर लाया गया, वो इन टनल्स में मौजूद हैं या इन टनल्स के रास्ते कहीं ले जाए जा चुके हैं और अब प्रिजनर एक्सचेंज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा और इनको एक बारगेनिंग चिप के तौर पर हमास इस्तेमाल करेगा। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।